Hey, my dear students, what's up? I hope you're so fine and you're so happy and fantastic like me. I'm also very cool. Dear, आप लोगों को पता होगा इट्स अ वेरी नेचुरल एंड इट हैपेंड एवरी डे, राइट? आपने देखा होगा अक्सर हमारे बीच में लड़ाई होती है, इंसान के बीच में लड़ाई होती है, एनिमल्स के बीच में फ़ाइट होती है, उसके बाद बर्ड्स के बीच में फ़ाइट होती है, इंसेक्ट्स के बीच में फ़ाइट होती है। यानी इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, प्राणी, सबके बीच में लड़ाई होती है। और लड़ाई किस बात को लेकर होती है? या तो जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उस समय हम फ़ाइट करते हैं, कभी कभी हम जानबूझकर फ़ाइट करते हैं, और कभी कभी हम हक जमाने के लिए फ़ाइट करते हैं। यानी अगर समथिंग इज़ गोइंग ऑन रॉन्ग विथ अस तो उस समय हम फाइट करते हैं, राइट? और इस फाइट को कभी कभी जज करने के लिए हमारे बीच में लोग भी होते हैं, राइट? अगर फैमिली के बीच में फ़ाइट होते हैं तो एल्डर्स होते हैं, लाइक ग्रैंडफादर, मम्मी, पापा। एनिमल्स के बीच में फ़ाइट होते हैं तो वहाँ पे भी कभी कभी कोई होते हैं, राइट? लेकिन आपने कभी सुना है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी फ़ाइट होता है? यस, क्योंकि आज का जो पोएम है ना, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, शायद ही आपने कभी सुना होगा। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि आप सुनने के बाद आपको लगेगा हाँ यार, ऐसा भी तो हो सकता है। इट इज़ सो आज का टॉपिक के अंदर दो चीज़ ऐसे होते हैं जिनके बीच में फ़ाइट होता है, और वो दो चीज़ कुछ और नहीं, हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट है। एक है आइस और एक है नोज़। एक दिन आइस और नोज़ के बीच में बहुत लड़ाई होती है। किस बात को लेकर होती है? स्पेक्स को लेकर, यानी चश्मा को लेकर। नोज़ कहता है कि चश्मा मेरे लिए है, और आइस कहता है चश्मा मेरे लिए है, यानी स्पेक्टेकल्स मेरे लिए है। अब इस बात की सॉल्यूशंस क्या होता है? आखिरकार चश्मा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नोज़ के ऊपर डिपेंड होकर या फिर आइज़ के ऊपर डिपेंड होकर? ये हम आज के टॉपिक के ऊपर सीखेंगे। और आपको पता है कि इसके अलावा मैंने भी एक स्टोरी बनाया था आलू और भिंडी के बीच में, कि आलू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या भिंडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर फीलिंग है, अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, अगर हमारे अंदर सेंसेशन है, तो हम एक चीज़ के अंदर जिसकी निर्जीव है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें भी हम इम्पोर्टेंस ढूंढ सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग भी कहीं ना कहीं लिविंग चीज़ों से बनती है। सो ये जो टॉपिक है, ये जो पोएम है, ये क्लास 10th के हैं, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के, जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे इस टॉपिक में क्या होता है और क्या सॉल्यूशन है। बाकी जो भी होगा काफ़ी एंटरटेनमेंट होगा। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स हैव अ लुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि आज का टॉपिक काफ़ी एंटरटेनमेंट टॉपिक है, एंड ये टॉपिक बहुत डिफरेंट है। शायद ही आपने फर्स्ट टाइम या इससे पहले ऐसे टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज मिला होगा। और वैसे कहूँ तो मैं भी फर्स्ट टाइम इस टाइप का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ किसी को, क्योंकि मुझे इससे पहले कभी भी इस टाइप का सिलेबस में नहीं मिला था। तो जैसे हर बार की तरह इस बार भी मैंने आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि ये एमपी बोर्ड के सिलेबस में है, और ये क्लास 10th का सिलेबस है। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। यानी किसी चीज़ के ऊपर क्लेम है, और उस क्लेम के ऊपर सही राय, सही विचार, है ना, कोई केस के ऊपर सही विचार किसने दिया है ना? तो विलियम कॉपर ने लिखा है। और आप देख रहे हो कि ये चैप्टर नंबर 7 में है, और मैंने सामने एक फ़ोटो भी रखा है, स्पेक्टेकल्स रखा है।
आप इसको देखकर बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से समझ सकते हो। राइट, रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस, विलियम कॉपर। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट वी लर्न, यानी क्या क्या कवर करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अबाउट द पोएट के बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी विलियम कॉपर कौन थे। कैवलरी यानी मीनिंग्स, इसके अंदर क्या क्या मीनिंग्स है। फिर हम देखेंगे कैरेक्टर, इसके अंदर कौन कौन कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। फिर देखेंगे सेंट्रल आइडिया, समरी, मोरल एंड क्वेश्चन आंसर्स। यानी हर बार जैसे सभी टॉपिक्स हम कवर करते हैं, इस बार भी हम 7 टॉपिक्स कवर करेंगे और ये काफ़ी मज़ेदार एंड नॉलेजेबल चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा, एक कहानी जैसा है। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोएट के बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे है अबाउट द पोएट। द पोएट विलियम कॉपर इज वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, यानी विलियम कॉपर जो थे वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन है ना। He feels that everyone should have an own thought. वो क्या मानते थे कि हर व्यक्ति के अपनी एक खुद की सोच होता है। He has given a very beautiful arguments in his poems. और इस बारे में उन्होंने अपने इस पोएम में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत विचार दिया है, रखा है। He has achieved many awards in his life. उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे जो अवार्ड्स है उन्होंने प्राप्त किए। The more will be said about him, the more will be less of words. उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। कहने का मतलब यह है कि विलियम कॉपर बहुत अच्छे इंसान थे और काफ़ी समझदार थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम। और उन्होंने इस पोएम में यानी रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत विचारधारा रखा है। वही विचारधारा आज हम यहाँ पर देखेंगे कि उनका क्या विचारधारा है, क्योंकि वो मानते थे कि हर व्यक्ति की अपने खुद की एक सोच होती है, इसलिए कभी भी किसी की सोच को हमको बुरा नहीं बोलना चाहिए। राइट, दूसरा है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में ये जो मीनिंग है आप देख रहे हो बोल्ड में, ये मीनिंग्स आपको बुक्स में मिलेगा, और उसका जो सिमिलर मीनिंग है, साइनोनिम्स है, वो मैंने आपको यहाँ पे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है। तो आप इसको याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी आता है और कभी कभी स्पोकन इंग्लिश में भी, आपके इंग्लिश डेवलपमेंट में भी मीनिंग्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर है। एक है नोज, है ना, दूसरा है आइस, तीसरा है लॉयर और फोर्थ है जज। तो लॉयर कौन बने हैं? ईयर्स यानी कान, और जज कौन बने हैं? यानी टंग। तो आप देखो कितना फनी है ना, यानी नोज, आइस, ईयर्स और टंग, ये 4 कैरेक्टर है इस पोयम में। और इनके बीच में अब हम देखेंगे कौन फाइटिंग करता है, कौन लॉयर है, यानी वकील जो है वो ईयर्स है और जज जो बने हैं वो टंग बने। तो सेंट्रल आइडिया क्या है? रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस इज अबाउट डिस्प्यूट बिटवीन नोज एंड आईज। यानी ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? ये एक डिस्प्यूट यानी लड़ाई के ऊपर है, जो किसके बीच में होते हैं? नोज और आईज के बीच में। मतलब एक दिन नाक और कान के बीच में लड़ाई होती है और उसी लड़ाई के ऊपर ये पोएम है। इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट। और ये जो लड़ाई है, ये जो विचारधारा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द मेन डिस्प्यूट रीजन इज फॉर स्पेक्टेकल। और ये जो लड़ाई है वो किस चीज़ के कारण हुआ है? स्पेक्टेकल यानी चश्मा के लिए। We will come to know that who is right for spectacle। और हम देखेंगे लास्ट में कि एक्चुअल में स्पेक्टेकल का अधिकार कौन है। The poet William Cowper shows his intelligence through this poem। और ये जो विलियम कॉपर है, इन्होंने अपने बुद्धि का पहचान, बुद्धिमत्ता, उन्होंने इस पोएम के जरिए दिखाया है कि अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी, सेंसेशन और फीलिंग होगा तो हमको एक निर्जीव में भी जीव दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया इसका सेंट्रल आइडिया। यानी सेंट्रल आइडिया क्या है
कि ये जो पोएम है ये नोज और आइज के बीच में लड़ाई होती है और किस चीज़ को लेकर होती है, स्पेक्टेकल को लेकर, लेकिन लास्ट में किसी दोनों में से किसी एक के पास स्पेक्टेकल का अधिकार चला जाता है और वही हम इस पोएम में देखेंगे। अब हम समरी पढ़ते हैं। तो समरी में क्या है? रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस वॉज अबाउट डिस्प्यूट बिटवीन नोज एंड आइज। ये जो पोएम है ये एक लड़ाई के ऊपर है, जो लड़ाई नाक और कान के बीच में होता है, नाक और आंखों के बीच में। इट वॉज रिटन बाय विलियम काउपर। ये जो पोएम है ये किसने लिखा है? विलियम काउपर ने लिखा है। इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट। और ये जो पोएम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें जो विचारधारा रखा गया है काफ़ी मज़ेदार है। द मेन डिस्प्यूट रीजन वॉज फॉर स्पेक्टेकल। और ये जो लड़ाई होती है ये किसके लिए होती है? स्पेक्टेकल यानी चश्मे के लिए होता है। एज ए लॉयर द टंग वॉज एक्टेड एंड द ईयर वॉज एक्टेड एज ए जज। और इस लड़ाई में जो लॉयर बनते हैं वो कौन है? टंग है, यानी हमारा जो जीभ है वो लॉयर बनता है और जो हमारा ईयर है यानी कान है वो जज बनते हैं। ठीक है। ईयर वॉज फेमस फॉर हिज ओन राइट जजमेंट। और कान जो है वो काफी फेमस थे अपने सही फैसला देने के लिए, यानी कान जो है कभी भी गलत फैसला नहीं देते थे। हिज परसेप्शन वॉज वेरी गुड। उनका जो सोच था वो काफी अच्छा था। सो द लॉयर स्टार्टेड हिज साइड एज माई लॉर्ड। यानी जब कोर्ट में कान जज बनकर जाते हैं और टंग लॉयर बन के जाते हैं और दोनों कटघरे पर एक तरफ नोज रहता है और दूसरी तरफ आइज रहते हैं। तो लॉयर जो है यानी टंग है वो माय लॉर्ड बोलकर अपना फर्स्ट आर्गुमेंट चालू करते हैं और ही सेड, वो पहले नाक की तरफ से लड़ते हैं। ही सेड दैट नोज हैड वन क्लेम अगेंस्ट आइज। वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि नाक को एक कंप्लेन है आइज के खिलाफ, आइज के यानी आंख के खिलाफ नाक ने कंप्लेन किया है। क्या कंप्लेन था? वो ये कंप्लेन था कि नोज वॉज टेलिंग, नोज ये कह रहे थे द फुल राइट ऑन स्पेक्टेकल वॉज ओनली फॉर नोज। यानी ये जो चश्मा हम इस्तेमाल करते हैं उनका पूरा का पूरा अधिकार किसके ऊपर है? नाक के ऊपर है, यानी नाक का पूरा हक बनता है चश्मे के ऊपर। बट आइज डिड नॉट एग्री इट इजीली। लेकिन आंख जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बट आई थिंक नोज वॉज राइट। फिर लॉयर ने क्या कहा? लेकिन मुझे भी लगता है कि नोज जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि चश्मे जो है वो नोज के लिए है, वो आइज के लिए नहीं है। ठीक है। इन स्पेक्टेकल देयर वॉज मेड अ सपोर्टर विच वॉज बैलेंस्ड ऑन नोज। फिर वो आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो चश्मा होता है चश्मे के ऊपर एक सपोर्टर बनाया जाता है। जो सपोर्टर किसके ऊपर होते हैं? नाक के ऊपर होता है। नाक के ऊपर बैलेंस दिया जाता है, उसके बाद वो चश्मा आइज के दोनों ऊपर रहता है। तो उस हिसाब से सो विदाउट नोज स्पेक्टेकल कुड नॉट बी यूज्ड। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर नोज नहीं होता, नाक नहीं होता तो कोई स्पेक्टेकल यूज ही नहीं कर पाते। तो उस हिसाब से नोज का पूरी तरीके से अधिकार बनता है स्पेक्टेकल के ऊपर। हियर इन नोज हैड टू गेट द फुल ऑथोरिटी ऑफ स्पेक्टेकल। नोज एंड स्पेक्टेकल वेर मेड फॉर ईच अदर। फिर आगे क्या बोलते हैं? देखा जाए तो नाक और जो चश्मा है वो दोनों एक दूसरे के लिए बनाया गया है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ये बोलकर जो लॉयर है यानी जो टंग है वो अपने बात नाक की तरफ से रख देते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट द सेम लॉयर स्टार्टेड हिज ड्यूटी ऑन द साइड ऑफ आइज। यानी एक ही लॉयर रहते हैं जो दोनों पक्षों की बात रखते हैं। पहले वो नाक की तरफ से रखते हैं और दूसरी बार वो आइज की तरफ से रखते हैं। तो पहली बार जो आर्गुमेंट होता है वो तो नाक की तरफ से वो रख देते हैं, दूसरी बार वो आइज की तरफ से लड़ते हैं और उसमें क्या बोलते हैं? बट हियर ही डिड नॉट शो टू मच द इम्पोर्टेंस फॉर आइज। लेकिन जब वो आइज की तरफ से लड़ते हैं ना तो
उस समय वो आइस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं बताते। वो क्या बोलते हैं? He said people are using a spectacle for eyes. लोग स्पेक्टेकल यूज करते हैं आइस के लिए, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द सपोर्टिंग ऑफ नोज। वो क्या कह रहे हैं कि लोग तो अपने आंखों के लिए स्पेक्टेकल यूज करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्पेक्टेकल जो चश्मा है वो बगैर नाक के यूज करना पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल बाय द लॉयर, वकील के द्वारा, आइज डिड नॉट शो टू मच वाइज एज कंपैरिजन टू नोज। मतलब वकील के द्वारा यही लगता है कि आइस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट नोज है चश्मे के लिए। उसी हिसाब से हियर इन द जज यानी टंग could understand that nose was an exact right for a spectacle because there was not an exact evidence on the side of eyes। उस हिसाब से जो टंग रहते हैं यानी जज जो देखते हैं कि जो वकील है, वकील ने नोज की तरफ से ज्यादा एविडेंस रखा है, आइस की तरफ से उतना एविडेंस रखा नहीं है। सो आइस के पास उतना स्ट्रॉन्ग प्रूफनेस था नहीं, इसलिए उन्होंने ये जजमेंट पर आते हैं। एंड ऑल्सो इट वॉज एडवाइज्ड बाय द जज टू क्लोज आइज व्हेनेवर समवन यूज स्पेक्टेकल। यानी जज को क्या समझ में आता है, जज को वो समझ गए that nose was an exact right for a spectacle। नाक जो है वही स्पेक्टेकल यानी चश्मा के लिए सही हकदार है, क्योंकि आइस की तरफ से ऐसा कोई सटीक एविडेंस, सटीक प्रूफ नहीं था। साथ में वो आइस को ये भी सलाह देते हैं कि जब भी कोई चश्मा पहने तो वो अपने आंखें क्लोज कर ले अगर उनको कभी गुस्सा आए तो। इस कहानी का सारांश ये था, ये जो पोएम था, इस पोएम का सारांश ये था, जहां पर हमने क्या देखा कि एक दिन नाक और आइस के बीच में लड़ाई होता है। दोनों कहते हैं कि चश्मा जो इस्तेमाल होता है वो हमारी वजह से होता है, आइस कहते हैं कि चश्मा मेरे लिए इस्तेमाल होता है, नोज कहता है चश्मा मेरे लिए इस्तेमाल होता है। फिर वो इस लड़ाई को लेकर जाते हैं वकील के पास, फिर वकील लड़ते हैं लेकिन डिसीजन कौन लेंगे, तो फिर वो जज को सामने रखते हैं और वकील बताते हैं कि आइस भले ही हम चश्मा यूज करते हैं आइस के लिए, लेकिन नाक नहीं होता तो शायद चश्मा कोई यूज नहीं कर पाता। और वकील ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस और अच्छी अच्छी बातें नोज के लिए बोलते हैं, तो उस हिसाब से आइस की तरफ कोई एविडेंस था नहीं। तो जज ने क्या कर दिया, आइस को कह दिया कि पूरी तरीके से स्पेक्टेकल का हकदार नोज है। फिर भी अगर आइस को कभी गुस्सा लगे, उनको लगे कि ये जजमेंट सही नहीं है, जब भी कोई चश्मा पहने आप अपना आंखें बंद कर लेना। कहते ना कि अगर आप गलत चीज ना देख सको तो आंखें बंद कर लो, या तो बोलो या फिर आंखें बंद कर लो। आज भी देखना जब भी कोई चश्मा पहनते हैं तो एकदम से आंखें क्लोज कर लेते। तो इस कहानी का मोरल ये है, इफ यू आर प्रूव्ड बीइंग रॉन्ग, अगर आपको कभी प्रूफ किया जाता है कि आप गलत हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में गलत हो, क्योंकि एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। हर चीज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन ये समय आने पर ही बताता है। यानी बट इट्स शोन व्हेन इट्स इन औकात। यानी हो सकता है कि कभी आपको गलत साबित किया जाए, पर जरूरी नहीं है कि आप ऑल टाइम गलत हो सकते हैं कभी कभी आप सही भी हो, लेकिन वो समय आने पर ही पता चलता है। जब तक समय नहीं आता तब तक आपको चुप रहना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आइस ने अपनी बात को चुप करके रखे थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस है, जो एक छोटा सा पोएम है जिसके जरिए हमको एक ब्यूटीफुल मीनिंग मिला, और ये कभी कभी एग्जाम में भी आता है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस, तो इसकी क्वेश्चन आंसर्स की मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सिया माय डियर स्टूडेंट्स।